हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो हमारी इंपॉर्टेंट वाली एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल जीके कर रहे हैं। तो उसका एक क्लास नंबर 2 देखेंगे। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कल हम लोगों ने 3 घंटे से भी ज़्यादा 3.5 घंटे हम लोगों ने फ्रेंड्स लगभग कल क्लास की थी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देखे और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया है। उसके अंदर में आपके जो है उस वीडियो के ऊपर में करीब 1.5 लाख के करीब व्यूज आप लोगों ने कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया 24 घंटे के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर में भी हम लोग जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है उनको हम लोग यहाँ पर में करेंगे। तो दोनों क्लास आपने देखनी है। जिन बच्चों ने पुरानी वाली कल वाली क्लास नहीं देखी वो लोग भी क्लास को जरूर देखे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो लगभग कितनी जनसंख्या है बिहार के अंदर में? 96 मिलियन या फिर 100 मिलियन, 104 मिलियन, 108 मिलियन। बात की गहराई को समझो आप लोग। 10 लाख जो होता है आप लोगों का, 10 लाख, इसका मतलब होता है 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन। 100 लाख जो होता है आप लोगों का, जिसको आप लोग 1 करोड़ भी बोलते हो, उसका मतलब होता है 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन। तो फिर आप लोगों का 10 करोड़ का मतलब कितना हो जाएगा? 1 करोड़ का मतलब 10 मिलियन होता है, तो 100 करोड़ का मतलब 10 जो है आप लोगों का यहां पर में कितना हो जाएगा? 100 मिलियन हो जाएगा, 100 मिलियन, ठीक है। तो 10 करोड़ 40 लाख है पॉपुलेशन। 10 करोड़ प्लस 40 लाख, 40 लाख, ठीक है, 99,000 आगे में और है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली लगा रहे हैं। तो ये 10 लाख का मतलब होगा 4 मिलियन, ठीक है। 40 लाख का मतलब होगा आपका 4 मिलियन, और 10 करोड़ का मतलब अभी हम लोगों ने निकाला 110 जो है आप लोगों का 100 मिलियन, है ना, 100 मिलियन। तो टोटल कितना हो जाता है? 104 मिलियन हो जाता है आप लोगों का टोटल। ये 104 मिलियन लगभग लगभग। तो 104 मिलियन जो है फ्रेंड्स बिहार की जनसंख्या है। अगर मान लो मिलियन में पूछा आप लोगों से तो कैसे आंसर करना है वो आपको बता दिया। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन जो है बिहार की वो है फ्रेंड्स आप लोगों की 10 करोड़ 40 लाख 99,452। ये आप लोगों का 2011 का जनगणना का आंकड़ा है, ठीक है। लगभग लगभग 8.6, जिसको हम लोग अगर टू बी स्पेसिफिक बात करें तो 8.58% जो है ये आता है आप लोगों का। तो दोनों ही डेटा एग्जाम में इंटरचेंजेबली दिए जाते हैं, तो दोनों डेटा आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेशन करोगे तो इतना आ जाएगा। तो 10 करोड़ 40 लाख के करीब जनसंख्या है। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर में कि 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है। ये लिख दो सभी लोग, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो 100 लाख मतलब 1 करोड़ का मतलब हो जाएगा 10 मिलियन। वही होगा ना आपका। यहाँ पे मैं 1 जीरो बढ़ाया तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा दो। अब ये 1 करोड़ का मतलब हो गया 10 मिलियन। तो जो है आप लोगों का 10 करोड़, यहाँ अगर 1 करोड़ में 1 जीरो बढ़ा रहे तो यहाँ फिर से 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 मिलियन हो जाएगा। जब 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है तो 40 लाख का मतलब 4 मिलियन होगा। तो 10 करोड़ 40 लाख मतलब 104 मिलियन। ये समझ में आया क्या सभी को? ठीक है। ये डेटा ये पूछ सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन, ये याद रखना है आप लोगों ने। मिलियन में पूछे तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिए आप सभी लोग। अच्छा, अगर बात करें हम लोग जनसंख्या के हिसाब से तो बिहार तीसरे नंबर पे है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 8.58%, जिसको अप्रोक्सीमेटली अगर बोले तो 8.6% आप लोगों का हो जाता है ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है? पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन रिवीजन कर लो। यहाँ पर में पटना में है। सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है? जल्दी से लिख दो एक बार। देखिए फ्रेंड, जितने सारे लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1700 के करीब लोग जुड़ गए हैं पहले ही क्वेश्चन में हमारे साथ में। जल्दी जल्दी से इस बार सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, ताकि ऐसे ही धमाकेदार सेशंस में आप लोगों को करवाता रहूं। तो यहाँ पर में शेख पूरा सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है आपका। दोनों ही पता होना चाहिए आप लोगों को, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें बिहार जनगणना 2011 की महत्वपूर्ण तथ्य की, तो जिलों की संख्या 38 है आप लोगों की, ठीक है। जिलों की संख्या 38 है। और उसके बाद में अगर हम लोग, ठीक है, यहां पर मैं देखे आप लोगों का पुरुष और महिला जो है जो जनसंख्या दर है वो कितना है? तो पुरुष है 52.14%, ठीक है, 52.14, और महिलाएं जो है आप लोगों की 47.86% है। आप बताओ आप किस में आते हो, ठीक है। आप लोग बताओ आप किस में आते हो, 52.14 में या 47.86 के अंदर में? जल्दी जल्दी से कमेंट में लिख दो। देखो इससे क्या होगा ना, आपकी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 52.14, 47.86, आप किस में आ रहे हो ये नहीं लिखना आप लड़का हो लड़की हो, ठीक है। आपको सिर्फ ये लिखना है आप किस में आते हो, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, यहीं के यही एक एक्टिविटी हो जाए आप लोगों की, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि
2001 से लेकर 2011 के बीच में जो बिहार की दशकीय वृद्धि दर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफी सारे बिहार के एग्जाम्स में आया हुआ है, दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट इसको कहते हैं आप लोग। तो ये कितना है आप लोगों का फ्रेंड्स? 25.4, ठीक है, 25.4% है, लगभग 25%। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना बताना, 2001 से 2011 के बीच में आप लोगों में से किसी का जन्म हुआ है या फिर आपने किसी को जन्म दिया है? बताइए जल्दी से, आपका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या इस 25.4% के अंदर में? या तो आपका जन्म हुआ होना चाहिए 2001 से 2011 के बीच में, या फिर आपने किसी को, आपका कोई बेबी हुआ हो। तो हाँ या ना में जवाब दे दो यहाँ पर में, आप सभी लोग जल्दी से देख लेते। यहाँ पर में एक्टिविटी हो जाएंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर में इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है, यहाँ पर में एक्टिविटी हो जाएंगी। तो बोलो 25.4 लिखो यस, 25.4 नो, ऐसा लिखो। 25, अरे हाँ या ना, ऐसे ऐसे थोड़ी जानना है मेरे को, मैं क्या करूंगा उसका। मेन चीज क्या है? 25.4% हाँ, 25.4% नो। नहीं, हाँ या ना अकेले कोई नहीं लिखेगा, मैं उसका आंसर ही नहीं लूंगा। मेरा मेन मकसद ये रिवीजन कराना आप लोगों का, ठीक है। ये यहाँ पर में, अरे हाँ या ना नहीं भाई, नहीं चाहिए, ये लिखकर लिखो यहाँ पर में 25.4% यस, 25.4% नो, ऐसा लिखो यहाँ पर में, ठीक है। अब मेरे 2 बच्चे, चलो मतलब इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन है क्या? चलो यहाँ पर देखिए सुमनी ने लिखा है ऐसे ही। आप देखिए डेटा याद रखने का तरीका क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, एक्टिविटीज करने से ही चीजें याद होंगी आप लोगों को। ओके, तो ऐसे ही हम लोग जो है फ्रेंड्स बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और इस पर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा, बिहार के अंदर में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि 15.9% जो है आप लोगों का अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी है, और केवल 1.3%, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, केवल 1.3% जो है एसटी कैटेगरी की जनसंख्या है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे बिहार की विधानसभा में केवल 2 सीट रिजर्व्ड है एसटी कैटेगरी के लिए, जनसंख्या के आधार पर। और वही एससी कैटेगरी के लिए बात करूं मैं यहाँ पर में, जो शेड्यूल कास्ट है आप लोगों के, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, उसके लिए 38 सीटें रिजर्व्ड है। आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा है? समझ में आया ना आप लोगों को? देखो रिवीजन हो गया आप लोगों का। एक तो आपको ये पता चल गया कि भाई एससी के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है और एसटी के लिए, और क्यों रिजर्व्ड है, क्यों इतनी कम या ज्यादा है आप लोगों का। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर में इनकी जनसंख्या 15.9% है एससी की, इसी वजह से यहाँ पर में 38 सीट है, और यहाँ पर में केवल 1.3% है जनसंख्या, इसीलिए केवल 2 सीट रिजर्व्ड है। ये इसका एक्चुअली लॉजिक होता है आप लोगों का, इसको ऐसा समझना है आप लोगों ने। तो जनसंख्या के आधार पर ये सारी चीजें होती है। आप लोगों में से काफी सारे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों का जो अभी जनगणना हुई है, ठीक है, नई वाली जातिगत जनगणना, वो करवा दूं, तो प्लीज मुझे बताना आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसको भी आप लोगों को जरूर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप सभी के सभी लोग, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में बोला गया आप लोगों से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट द रेलवे बजट वाज मर्ज विद द यूनियन बजट इन इंडिया। कौन सा वाला साल था जब रेलवे बजट को, ठीक है, केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 1924 की बात है, 1924 की। क्या हुआ था? 2 बजट कर दिए गए थे। जो केंद्रीय बजट था, सेंट्रल बजट था आप लोगों का, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं, वो बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है वो जो सरकार कितना खर्च करने वाली है साल भर में, उसका ब्यौरा देना कि भाई इतना पैसा चाहिए होगा सरकार को, संसद उसको पास करती है, फिर सरकार को पैसा मिलता है। और एक होता था रेलवे बजट, रेलवे बजट। ये क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स एग्जाम में आया हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, इसी वजह से भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो देखिए यूनियन बजट और रेलवे बजट अलग कब हुआ था? 1924 में। फिर से इनको मर्ज कर दिया गया वापस से, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि आप लोगों का 2017-18 का जो बजट आया था, इसके अंदर में इनको वापस से मर्ज कर दिया गया, फिर से एक कर दिया गया। तो 2017-18 का बजट वापस से एक ही साथ आया, रेलवे बजट अब अलग नहीं आता। आप लोगों में से कोई होगा जो 2015-16 तक भी जिसने न्यूज़ फॉलो की होंगी, हम जब थे मतलब आज से, ठीक है, 150, 200, 300 साल पहले, ठीक है, जब आपका वो लालू प्रसाद यादव जो है लंबे समय तक रेलवे मंत्री थे। देखा है कि किसी ने लालू प्रसाद यादव को रेलवे मंत्री रहते हुए? ठीक है, आपके नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके बिहार के अंदर में। तो रेल मंत्री
ओके, तो रेलवे का बजट प्रस्तुत करते थे वो अलग से, रेलवे का बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था, बट अब नहीं होता, अब जो है केंद्रीय बजट के साथ में उसको घुसा के मर्ज करके ही दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट है फ्रेंड जो आप लोगों ने याद रखना था। उसके बाद में 2017-18 में मर्ज किया गया। दोनों पॉइंट लिख दो, एक काम करो, दोनों के दोनों पॉइंट आप लोग लिख दो कि कब आया था। 1924 में अलग हुआ, ठीक है, 1924 में अलग हुआ रेल यूनियन बजट और रेलवे बजट, और 2017-18 का जो बजट था आप लोगों का, ठीक है, उसमें फिर से मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जब आके सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर दो, ताकि ऐसे ही मैं क्वेश्चंस आप लोगों को और भी बहुत सारे करवा सकूं। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, बीपीएससी एलडीसी के अंदर में पूछा गया प्रश्न आपका, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जनगणना के आधार पर बिहार जो है ये आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपका पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आता है यूपी, फिर आता है महाराष्ट्र, और फिर आता है बिहार। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना था। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दिखाई थी कि यूपी और महाराष्ट्र के बाद में आता है बिहार। अब चौथे नंबर पे आप लोगों से पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है। तो एटलीस्ट पहले 4 लिख दो जल्दी से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे हर कोई बच्चा, जल्दी जल्दी से लिख दो। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए, ठीक है, कि सबसे ज्यादा से सबसे कम या सबसे कम से सबसे ज्यादा, ऐसे पूछ सकते हैं यहाँ पर में। तो पहले 4 कम से कम पता होना चाहिए, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एमएस मौसूम ने लिख दिया है और काफी सारे लोग लिख रहे हैं यहाँ पर में, तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही लिखते भी रहिए आप सभी लोग। तो बिहार 3rd नंबर पे है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों लिख दो आप लोग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरे नंबर पे है बिहार, ठीक है, चौथे नंबर पे है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पे है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो लिख दिए, पांचों के पांचों लिख दिए, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब देखिए फ्रेंड, 64वीं बीपीएससी में तो पूछा ही गया है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था फ्रेंड्स केवीएस की एग्जाम के अंदर में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं नगरीय जनसंख्या पूछा है ना, वहां पर मैं आप लोगों का जो है ग्रामीण जनसंख्या पूछा था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या पूछा था आप लोगों का मैंने आपको बताया जैसे कि केवीएस की एग्जाम के अंदर में, केवीएस पीआरटी 2018 की एग्जाम के अंदर में, तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए बीपीएससी में नगरी पूछा है, तो नगर के अंदर में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड, टू बी स्पेसिफिक एग्जैक्ट डेटा आप लोगों को बताता हूं, 31.16% आप लोगों का ये नगरीय जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या यहां पर मैं लिख देता हूं मैं, 31.16%। और जो ग्रामीण जनसंख्या जो गांव में रहती है वो है 68.84%। ठीक है, 68.84%, ये ग्रामीण इलाकों के अंदर में रहती है, ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या। आप लोग बताओ मुझे कि आप इनमें से किसके अंदर में आते हो। ठीक है, आंसर तो बता ही दोगे आप लोग, वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है यहाँ पर मैं लगभग बोला है ना, तो वो लगभग वाला आप आंसर लगा दोगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप किस में आते हो इनमें से। ठीक है, अपना अपना एक्टिविटी करनी है यहाँ पर मैं हर किसी ने, जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर कर दीजिए। और एक बार सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबा देंगे फ्रेंड, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों के लिए सेशन ले सकूं। जल्दी जल्दी से सभी लोग। आरओ में भी आया था सर, निधि मौर्य ने देखिए आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन दे दिया है कि आरओ के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो लीजिए, आपके साथी आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आता है। तो आप कौन से जगह में रहते हो, आप नंबर लिखेंगे, मेरे को ये नहीं चाहिए आपका, आप नंबर लिखोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी रिवीजन होनी चाहिए, मेन चीज है रिवीजन आप लोगों की। ठीक है, तो यहां पर मैं 31.16%, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, लगभग पूछा था, इसी वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ग्रामीण वाला 68.84%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ठीक है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग यहां पर में, महाविभाजन का वर्ष। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ठीक है, महाविभाजन, क्योंकि फ्रेंड्स उससे पहले जनसंख्या जो है आप लोगों की क्या हो रही थी, ठीक है, कम ज्यादा होती रहती थी, लेकिन उसके बाद उस पर्टिकुलर ईयर के बाद में हमेशा जनसंख्या बढ़ी ही है, हमेशा बढ़ी है जनसंख्या, कभी कम नहीं हुई उस साल के बाद में। तो वो साल कौन सा है? तो वो ईयर है आप लोगों का 1921। 1921 के बाद से कभी भी, 1921 की जो जनसंख्या थी उसके बाद से हमने कभी भी नहीं देखा कि जनसंख्या कम हुई हो। ठीक है, तो हमेशा जनसंख्या वृद्धि ही यहाँ पर में देखी गई है, इसी वजह से इसको महाविभाजन का वर्ष, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन इसको कहते हैं,
द ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन, वहां से डिवीजन होता है। उससे पहले जनसंख्या कम ज्यादा होती रहती थी, यहां से जनसंख्या अचानक से ही बढ़ना स्टार्ट हुई 1921 की जनसंख्या से, जनगणना से 1921 में बढ़ी, फिर 31 में 41 में बढ़ती ही चली गई और अभी भी बढ़ती जा रही है। क्या आप लोगों को लगता है अभी जनसंख्या हाल फिलहाल के अंदर में कम होने के कोई चांसेस आपको दिख रहे हैं क्या? आपको दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में जनसंख्या कम होने के? अनलेस एंड अनटिल कि बहुत बड़ा कोई भूकंप आ जाए, कोई उल्कापिंड आके टकरा जाए, बाढ़ आ जाए, कोरोना जैसा कुछ फैल जाए, ठीक है, तो कुछ बता नहीं सकते यहाँ पर मैं आपका। तो जनसंख्या जो है हमेशा बढ़ रही है 1921 से, इसी वजह से उसको महाविभाजन का जो है साल बोला गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, बिहार ज्योग्राफी का, जल्दी से बताइए यहाँ पर मैं, बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर हम लोग इस तरीके से बिहार को देखें, सपनों वाली क्लास के अंदर में क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था मैंने, ठीक है, यहाँ बताइए आप सभी लोग कि ये पूरा भारत है हमारा और यहाँ पर में है आप लोगों का बिहार, ठीक है, तो हमारा बिहार जो है पूरे भारत का कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है, ठीक है, और कितना एरिया कवर करता है ये भी आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को कल पहला ही क्वेश्चन, पिछले लेक्चर में पहला क्वेश्चन आपको कराया कि बिहार का एरिया कितना कितना स्क्वायर किलोमीटर है। मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग एक बार टाइप कर दीजिए कमेंट में कि कितना है, जितना याद आ रहा है कम से कम उतना तो कर दो यार, ठीक है। तो आपका 2.86% जो है ये पूरा टोटल एरिया है, और ये परसेंटेज में हो गया आपका पूरे भारत का, लेकिन इसका एरिया बोला जाए तो कितना है, क्योंकि ये आप लोगों का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने कराया था, उसको प्लीज इस क्वेश्चन के बाद में लगा दीजिए अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि 94,163 ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, वो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, एरिया को स्क्वायर किलोमीटर में गिनते हैं, ठीक है। तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर ये भी याद रखना था आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए पूरा बिहार है, ये पूरा इंडिया है और यहाँ पर में बिहार है। भारत का 2.86, ठीक है, और एरिया वाइज आप लोग जो है नंबर आप लोग लिख ही दे रहे हो यहाँ पर में सभी लोग, और बहुत बढ़िया फ्रेंड, सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है, अभिनंदन। आप लोग जितने भी लोग लिख रहे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मेहनत आज आप लोग कर रहे हो ना फ्रेंड, छोटे छोटे से एफर्ट्स अपने आप के अंदर में जो दे रहे हो आप लोग, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा काम आएगा। ये चीज याद रखना कि आज किया हुआ जो एफर्ट्स होता है ना, वो आने वाले कल में आप लोगों को काम आता है। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि कल करेंगे, ठीक है, उनका कल कभी नहीं आता, क्योंकि आज जो आया है वो भी कल के लिए आपका कल ही था। जो होता है वो आज होता है, अभी होता है, अभी करना है आप लोगों ने मेहनत, अभी अपने आप को मेहनत करके अपना बेहतर वर्जन बना लो तो आगे बढ़ोगे। अदरवाइज जो है कल कल करते रह जाओगे और कल कभी नहीं आता। जो आता है वो आज आता है, कल जो आएगा वो भी आज बनकर ही आएगा। जो बच्चा आज कुछ करता है उसी का कल जो है वो अच्छा आज बनकर आता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो बिहार जो है फ्रेंड्स 94,163 वर्ग किलोमीटर का है, 13वां सबसे बड़ा राज्य है, 2.86% एरिया कवर करता है, ठीक है। लीजिए फ्रेंड्स, वो आप लोगों का क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर आग लगा दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से यहाँ पर में, ठीक है। डेट याद नहीं होती तो डेट याद करने का क्या तरीका, मैं आपको क्या करा रहा हूँ दर्शना शर्मा जी, देखिए जैसे एक्टिविटी बेस्ड मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ ना, उसी तरीके से पढ़ना होता है। एक्टिविटी बेस्ड जब पढ़ोगे ना, ठीक है, ओके जी, रिजवाना परवीन जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब याद होता है वो चीज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आप लोगों का, इसका आंसर देखिए यहां पर मैं होगा 94,163 किलोमीटर। आप लोग तो भाई अधिकारी लेवल के बन गए यहां पर में, ठीक है। आप एक टीचर क्या बनोगे, आप तो जो है आप जो सैकड़ों टीचर आपके अंडर में काम कर सकते हैं, इतने अधिकारी लेवल तक की आपकी तैयारी होती जा रही है। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया मैंने, ओके चलिए। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर मैं बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे पूरा यकीन है कि जिन बच्चों ने भी सपनों वाली क्लास की है उनके लिए ये तो चुटकी बजाने वाला काम है, क्योंकि उनको बार बार याद करवाया है मैंने, इनको टेस्ट में भी दिया है, उनको जो है चौथी वाली जो सपनों वाली क्लास थी उसमें भी कराया हमने। पूरा बिहार है, ठीक है, बिहार है पूरा, उनमें से बिहार का कितना प्रतिशत एरिया जो है वो वन से घिरा हुआ है, वन से मतलब वहां जंगल है। प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेंड्स कि कितना है आधिकारिक डेटा आप लोगों का, तो 7.76% है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो fsi.nic.in जो है आप लोगों की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इन्होंने यहाँ पर में जो इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे है, जो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है आप लोगों की, उसके अनुसार बिहार का 7.76% जो है आपका, ठीक है, वो एरिया क्या है, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जंगल से घिरा हुआ है।
ये बहुत ही फेमस डेटा है, प्लीज इसको याद रखना आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पूछते हैं आप लोगों से। अच्छा, जब बात आ गई है बिहार के इस डेटा की, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, आप लोगों से भारत का भी पूछा जा सकता है ना। तो मैं आप लोगों को भारत का भी करवा देता हूँ कि भारत का कितना है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात होंगी यहाँ पर मैं आप लोगों के बिहार की, तो ये याद रखेंगे आप लोग 7.76% है। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, उसका 24.62% जंगल से घिरा हुआ है, 24.62%, ठीक है, 24.62% है। प्लीज ये दोनों डेटा लिखिए, एक्टिविटी जब तक करोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। पीडीएफ जो है सीमा जी ऐप पे डाल दी गई थी, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप पे फ्री में अवेलेबल है सीमा जी, आप टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में। अब यार थोड़ा सा इतना एफर्ट तो कर ही सकते हो, टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में जाकर, वहां पर में टेस्ट होती है, सारी चीजें होती है। आप एक चीज समझो यहाँ पर में, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, 2 कदम आगे बढ़ रहा हूँ, 3 कदम आगे बढ़ रहा हूँ, 10 कदम आगे बढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते क्या? अपने सफलता के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते? ऐप डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ सकते हो, आपकी टेस्ट भी अवेलेबल है वहां पर में बाकायदा आपके लिए। तो 24.62% जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये याद रखना है। एरिया आप लोगों का ज्योग्राफिकल एरिया जो है ये है आपका, जंगल है। टारगेट कितना है, ये क्वेश्चन टीआरई में आया था, प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर ये क्वेश्चन मिल सकता है तो प्लीज ये भी डाल दीजिए। टारगेट कितना है हमारा? तो हमारा टारगेट है फ्रेंड 33%, कम से कम 33% हम लोगों को कवर करना है जंगल से, टारगेट। बट अभी हम टारगेट से पीछे चल रहे हैं, 24.62% ही कवर कर पाए हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का निम्नलिखित प्रतिशत में से कौन सा सही है? केवीएस पीआरटी 2018 ऑफिशियल पेपर, बताइए जल्दी से। केवीएस पीआरटी 2018 ऑफिशियल पेपर आप लोगों का अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने किया है इस क्वेश्चन को। जनरल पेपर का क्लास है क्या? जी हाँ बिल्कुल सुरुचि जी, बिल्कुल है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें, यहाँ भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है वो शहरी जनसंख्या है आप लोगों की, तो 31.16%। आप लोगों ने ही बताया था मुझे थोड़ी देर पहले, ठीक है, आप ही लोगों ने कमेंट करके बताया था ना यहाँ पर मैं कि आप कितने प्रतिशत के अंदर में आते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने किया था यहाँ आंसर, 31.16% के अंदर में आते हो, या 68.684% के अंदर में आते हो, है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, और आप लोग डायरेक्टली अब आंसर लगाने के काबिल हो गए। आप लोग केवीएस का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो फ्रेंड, धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ते रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ, इतनी रिविजन कर लो कि एग्जामिनर आप लोगों को एग्जाम के अंदर में आंसर देखते से आंसर लगा के आगे बढ़ जाए आप लोग। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? हर एक बच्चा आंसर करेगा। अगर आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि इतना स्पीड में टीम भी आपके लिए काम कर रही है, टीचिंग परीक्षा की टीम, मैंने कहा सिर्फ कि वो क्वेश्चन लगा दीजिए, उन्होंने पीछे से आपके लिए क्वेश्चन अरेंज कर दिया, वो भी एक्चुअल स्क्रीनशॉट आप लोगों का, देखिए, ठीक है, एक्चुअल स्क्रीनशॉट आप लोगों का आपके पेपर का, ठीक है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, और एक लाइक तो बनता है टीम के लिए भी। तो आंसर यहां पर में हो जाएगा 33%, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में, ये टारगेट है आप लोगों का, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में भी आप लोगों का दिया है कि 33% जो है आप लोगों का टारगेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता क्या है? साक्षरता, तो साक्षरता का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों को बेसिकली कि कितने लिटरेट लोग हैं, लिटरेसी रेट कितना है 2011 में जब जनगणना हुई थी, जिनको अपना नाम लिखना आता है। तो आप लोगों को यहाँ पर में ये याद रखना है कि जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जो जनसंख्या है उसमें से 61.80% जो है वो साक्षर है। अब आप लोग बताओ कि आप में से कितने लोग 61.80% में आते थे 2011 में, या फिर आप लोग आते थे अपोजिट वाला 32.20% के अंदर में? कितने लोग हैं जो 61.80 में आते थे, और कितने लोग थे जो 32.20% में आते थे? बताइए कितने में आते थे आप? राज्य की कुल साक्षरता पूछा है, महिला की नहीं, राज्य की कुल साक्षरता, पूरे राज्य की कुल साक्षरता पूछा है।
ठीक है। बाद में इसमें हम लोग महिला का भी कर सकते हैं। महिला का क्या आप लोगों का, बिल्कुल आप लोग इसके अंदर में 2 डिवीजन निकाल लीजिए, ठीक है, मेल और फीमेल। अगर मेल की बात करेंगे तो आप लोगों का 71.2 हो जाएगा, और फीमेल का निकालेंगे तो 51.5% हो जाएगा। 71.2% मेल और फीमेल जो है 51.5%। एक क्वेश्चन ये भी आया था फीमेल का साक्षरता दर कितनी है, डायरेक्टली आप लोगों का बन सकता है 51.5% फीमेल का है ना। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिए। अब आप लोग बताइए कि आप किस में आते हो, 71.2% में आते हो या 51.5% के अंदर में आते हो, आप ये भी बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यही चीज है जो रिवाइज कराएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। सपने वाली क्लास में साइंस होता है कि बिल्कुल साइंस की भी क्लास हुई थी, परसों के दिन ही हुई थी साइंस वाली क्लास भी, लिटिल गर्ल जी, ठीक है। भावेश सर ने साइंस की क्लास भी ली थी। आपकी 61.80% पूरा टोटल है, 71.2 मेल का है, और आप लोगों का 51.5% जो है फीमेल का है साक्षरता दर। तो डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। आप इसको देखिए यहाँ, ठीक है। बिहार की टोटल जनसंख्या 10,40,00,000, मतलब 104 मिलियन अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान सकते हैं। पहला क्वेश्चन किया था, रिवीजन करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर 25.4%। आप ही लोगों ने बताया आपका कंट्रीब्यूशन है या नहीं इसके अंदर में, जिससे आपकी रिवीजन हो गई होंगी। 25.4%। लिंग अनुपात, ठीक है, 918 है हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, 918 लड़कियां है। जनसंख्या घनत्व, मतलब हर 1 किलोमीटर के डब्बे में कितने लोग समा सकते हैं बिहार के पूरे एरिया के हिसाब से, 1106 सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स साक्षरता दर यहाँ पर में आप लोग देखिए 61.8, 71.2 और 51.5%, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा यहाँ पर में एक पॉइंट और है, वो है 0 से 6 शिशु लिंग अनुपात, ठीक है। शिशु लिंग अनुपात कितना है, 935, ठीक है, 935। मतलब हर 1000 छोटे बच्चों के मतलब हर 1000 छोटे बच्चे जो है, बच्चे मेल के मुकाबले में 935 बच्चियां है, बच्चियां, छोटी बच्चियां, ठीक है। तो 935 बच्चियां है हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, मतलब बच्चों के मुकाबले में। बिहार में लिंगानुपात क्या है, बीपीएससी 64वीं में पूछा गया क्वेश्चन था 2018 में। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे फास्ट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करके बताइए जल्दी से। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, लिंग अनुपात। तो बिहार के अंदर में हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 918 लड़कियां है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो 918 है बिहार के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या, ये आप लोगों का क्वेश्चन बनता है हमेशा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को मिलेंगी शेखपुरा के अंदर में, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेंगी पटना में, और सबसे कम मिलेंगी शेखपुरा के अंदर में। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लीज इसको याद रखेंगे। सबसे ज्यादा पटना में और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा के अंदर में, ठीक है। बिहार का लिंग अनुपात क्या है, बिहार हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2022 में। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए आपके सामने मोटिवेशन, जो पढ़ा रहा हूं उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या था, 916, 917, 918, 919 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सिंपल सा है आप लोगों का, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर मैं जैसे कंफ्यूज हो रहे कुछ लोग अभी भी, वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका होगा 918, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि शिशु लिंगानुपात क्या है, तो वो भी आप लोग प्लीज लिख देना एक बार कमेंट में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। एक जिला ऐसा है जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, मतलब वहां की जो लिंग अनुपात है सबसे ज्यादा है, ठीक है। अफरोज आलम जी, देखिए अभी सपनों वाली क्लास जो है ना आपकी, जो पेड बैच है उसके अंदर में है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको क्या रिवीजन बैच से भी लिंक किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे उसके ऊपर में कुछ फाइनल हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी जितने भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं कोर्स के साथ में, वो लोग जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पर में, या फिर जो नीचे में एक नंबर चल रहा है 7611101101 या 96978844, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। कॉल नहीं लगा तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, टीम आपको रिप्लाई कर देंगी। तो यहाँ पर में देखिए आप लोग कौन से बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो गोपालगंज के अंदर में, इसको याद रखना आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। तो लिंग अनुपात की बात करें तो बेगूसराय के अंदर में 985 है, ठीक है। पटना में 897 है, सिवान के अंदर में 988 है,
मतलब इनमें महिलाएं कम हैं। लेकिन मैं बेगूसराय गोपालगंज की बात करूं फ्रेंड्स, तो आप लोगों का हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 1000, ठीक है, 21 महिलाएं हैं। तो लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है रोजगार के अवसरों की कमी। क्योंकि क्या होता है कि जो लड़के हैं, जो पुरुष होते हैं, वो पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं काम धंधे की तलाश में, और महिलाएं वहां रह जाती है। इसी वजह से गोपालगंज के अंदर में महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम है। अब इसका ये मतलब नहीं कि गोपालगंज में महिलाओं का जन्म ज्यादा होता है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं। इसका मतलब सिंपल सा ये है आपका कि वहां पर में रोजगार के अवसर कम है, और इस वजह से पुरुष जो है वो पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है जी, गोपालगंज में बाल गोपाल ज्यादा है। अच्छा, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, तो ये जनगणना के आधार पर ही होता है फ्रेंड, जनसंख्या के आधार पर। और अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, उसके आधार के ऊपर में ही ये डिसाइड होगा। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 15.9%, ठीक है, सिंपल सा था। अनुसूचित जाति 15.9% जनसंख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस हिसाब से यहाँ पर में 38 सीटें उनके लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, 38 सीटें। और वही अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, जो एसटी कैटेगरी है, उनकी जनसंख्या बिहार की पॉपुलेशन के अंदर में है 1.3%। ठीक है, 1.3% है, केवल 1.3%। तो उनके लिए केवल जो है यहाँ पर में 2 सीटें आरक्षित है एसटी कम्युनिटी के लिए। तो ये 2 चीजें प्लीज याद रख लेना आप लोग। इस क्वेश्चन की मदद से हमने 2 और पॉइंट रिवाइज कर लिए। 15.9% है अनुसूचित जाति की जनसंख्या बिहार के अंदर में, 2011 का सेंसस है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है कुल व्यक्ति? बीपीएससी ऑडिटर का क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। साक्षरता दर कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा हुआ है इसका आंसर। वेरी गुड। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स ए बी सी डी इधर उधर आंसर लगा रहे हो। लेकिन जिस बच्चे ने सही से एकदम लेक्चर को देखा है और जिसने एक्टिविटी की है, वो बच्चा सही से आंसर लगा पाएगा। क्योंकि आपको मैंने बताया, एकदम एकदम सटीक आंसर बताया मैंने आप लोगों को। आपको कहा था कि आप लिख लीजिए 61.80% है बिहार की साक्षरता दर। कहा दिया है ऑप्शन में 61.8%। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ठीक है, तो ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, 3100 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। 2024 के ओलंपिक के आयोजकों ने आधिकारिक ओलंपिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन, इसको आप लोगों को अपनाया है। तो आप लोगों को बताना है कि 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जा रहा है। 2024 के ओलंपिक का नारा क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, ये इसका नारा है। प्लीज ये भी लिख दो आप लोग, गेम्स वाइड ओपन, ये भी पूछ सकते हैं। और ये 2024 का ओलंपिक हो कहाँ रहा है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो गेम्स वाइड ओपन इसका नारा है। और जो 2024 का ओलंपिक है वो होने वाला है फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर में होने वाला है ये। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हेडक्वार्टर से इसका आप लोगों का, ठीक है, लॉसाने स्विट्जरलैंड के अंदर में। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, इंडियन ओलंपिक जो कमेटी है, इंडियन ओलंपिक कमेटी, उसके नए सीईओ बने हैं। अभी आप लोगों को कल ही मैंने जब क्लास ले रहा था, ठीक है, परसों के दिन भी लिया, कल भी लिया पेड क्लास में, जनवरी का जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, कौन कौन थे उस क्लास में, आपको बार बार याद कराया है, 3 बार उस क्वेश्चन को कराया मैंने रिवीजन के तौर पर। ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? वो पहले राजस्थान रॉयल के सीईओ हुआ करते थे, राजस्थान रॉयल जो आईपीएल टीम है उसके सीईओ हुआ करते थे। अब वो इंडियन ओलंपिक कमेटी के सीईओ बन गए हैं, रघुराम अय्यर। बताया ना आप लोगों को कल, और बार बार रिवाइज भी कराया मैंने। ठीक है, जितने भी लोग थे हाथ ऊपर कर रहे हैं वो लोग, रघुराम अय्यर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रघुराम अय्यर जो है फ्रेंड्स, वो इंडियन ओलंपिक जो कमेटी है उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, सीईओ बने हैं रघुराम अय्यर। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, जो मैंने कल आपको कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार जहां जहां मौका मिलता है उसको रिवीजन करते जाइए आप सभी लोग। ठीक है, थॉमस जो बाख है, थॉमस बाख, वो तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रमुख है।
भारतीय ओलंपिक कमेटी के प्रमुख कौन बने हैं या सीईओ कौन बने हैं वो बताया मैंने, रघुराम अय्यर। बिहार, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इनमें से कौन है जो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं? अब आंसर आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यहाँ पर सम्मानित हो चुके बेसिकली अब दिया जाना है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर अब आंसर करोगे तो क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। तो अभी तक 2021 में जब ये आंसर आया था, क्वेश्चन आया था आप लोगों का, उस समय इसका आंसर था आप लोगों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर, अरे 2021 के अंदर में आंसर क्या था इसका, 21 के अंदर में, 21 में, ठीक है। तो 21 के अंदर में इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर में से आंसर था ए, ठीक है। लेकिन अब आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, अब आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर को भी अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा अब आप लोगों से पूछा जाए तो। कर्पूरी ठाकुर को 2024 के अंदर में सम्मानित करने की घोषणा यहाँ पर में की गई है, तो प्लीज इसको भी याद रख लेंगे आप सभी लोग। 2024 के अनुसार आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। ओके, कर्पूरी ठाकुर जी को किया गया है। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी को किस नाम से जाना जाता था ये भी बता दीजिए आप लोग। लोकनायक, जननायक, लोक नेता, ठीक है, बिहार केसरी, बिहार विभूति, किस नाम से जाना जाता था ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को, किसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड भी कहा जाता है, उसका सदस्य नहीं है? बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल जो हुआ था पेपर, ऑनलाइन पेपर, उसके मेमोरी बेस्ड पेपर में से आया हुआ है क्वाड, ठीक है, बीपीएससी का कोर्स। कविता कुमारी जी आप जो है बिल्कुल वो जो नंबर चल रहा है ना नीचे में उस पर कॉल कर लोगे या टीचिंग परीक्षा का ऐप देख लोगे ना, उस पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जननायक, लोकनायक क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए आप सभी लोग, अलग अलग आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर में, जननायक लगा रहे हैं मैक्सिमम लोग, कुछ लोग लोकनायक लगा रहे, कुछ लोग बिहार केसरी लगा रहे। कर्पूरी ठाकुर जी को क्या कहा जाता है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में इंडिया है आपका, ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ जापान और यहाँ यूएसए, ठीक है। इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आप लोगों का। तो क्वाड के सदस्य है, क्वाड का सदस्य जो है आप लोगों का कौन जो है क्वाड का सदस्य नहीं है, तो रशिया क्वाड का सदस्य नहीं है, क्वाड ग्रुप का, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर में इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, एक बार क्वाड की जब बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर में, और उस समय मैं प्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में था, तो मुझे भी जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनकी जो रीजनल बैठक हुई थी उसके अंदर में जो है उसके अंदर में हम लोगों को बुलाया गया था। जब हम लोग प्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में थे, स्टेट गवर्नमेंट पूरा का पूरा खर्चा उठाती थी हम लोगों की ट्रेनिंग का और सारी चीज़ों का उस समय में। तो क्वाड के जो वो संवाद हो रहे थे, डायलॉग्स हो रहे थे, और जो उनकी चर्चा हो रही थी, किस तरह से वो चर्चा करते थे, क्या चीज़ों पे फोकस किया जाता था उनके उन अधिकारियों के द्वारा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने का, क्लोजली मॉनिटर करने का जो है मौका मिला था। उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में जो पॉलिसीज़ होती है वो कैसे बनती है, कैसे हर एक देश अपने बारे में कितना सटीकता से एक एक पॉइंट रखता है, वहाँ पर में कोई शर्मा शर्मी नहीं होती है कि यार ऐसा बोलेगे कैसा होगा। अपने पॉइंट्स, जापान अपने पॉइंट्स रख रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपने पॉइंट्स रख रहा है, यूएसए के अधिकारी अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स पूरा बाकायदा एक एक चीज़, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, एक छोटी सी चीज़ इधर उधर, कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर हो जाने से बहुत चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। प्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर का मतलब होता है कि आईएएस बनने के पहले स्टेट गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग के लिए देती है पूरा का पूरा आप लोगों को जो स्टाइपेंड वगैरह दिया जाता है, ठीक है। टॉप 120 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था स्टेट में से, और उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी प्रिपरेशन के लिए, बट कुछ कारण थे, मैंने पहले भी बताया कि उसके लिए कोई मजबूत इंसान चाहिए, कि जिसको अगर मान लो कि अगर एक झोपड़पट्टी है, पूरे झोपड़ियाँ है, लोग रहते हैं, 100 घर है वहाँ पर में, अगर उसको हटाना है, उसको तोड़ना है बुलडोज़र लाकर, तो इतना मजबूत दिल चाहिए कि भाई वहाँ बच्चे रो रहे हो, माँ बिलख रही है, बच्चे जो है माँ से चिपक कर है, ठीक है, उसका उसका पिता उसके बच्चों के सामने रो रहा है, तो भी आपको उसको तोड़ना है। मैं नहीं कर पाऊंगा वैसे, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक मन जो है ना, दिल बहुत मजबूत होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है, मन बहुत मजबूत होना चाहिए जो भी अधिकारी बनता है। और जब हम लोगों को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह आते थे पढ़ाने के लिए और वो सारी चीज़ों के लिए, तो उन्होंने बताया कि एक अधिकारी आए थे, उन्होंने बताया था कि वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से दुखी रहते तो इन सारी चीज़ों से होते हैं, जब उनको ऐसा काम दिया जाता है जिससे कि, ठीक है,
जिससे कि उनका मन नहीं कर रहा है लेकिन सरकार अधिकारी होते हुए उनको करना पड़ता है। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ होती है, उस जॉब की सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि जहाँ आप अपने मन से लड़कर कुछ करना होता है आपको सरकार के कहने पर, जो मैं से नहीं हो पाता, इस वजह से मैंने उसको नहीं किया आगे। मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर सही प्रतिशत क्या है? ठीक है, बताइए जल्दी से। बीपीएससी डीएसीओ के अंदर में फिर से पूछा गया क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने इसको याद किया है तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, जी तो फिर से आंसर जो है फ्रेंड्स ई हो जाएगा यहाँ पर में 61.80% होना चाहिए। पुरुष और महिलाओं का भी लिख दो एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, पुरुषों का और महिलाओं का भी लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। पुरुषों का कितना है, महिलाओं का कितना है? ठीक है, यहाँ पर बिहार की कुल जनसंख्या बोला है आप लोगों से, है ना, तो 61 पॉइंट आपका 80 होना चाहिए। पुरुष और महिलाओं का भी कर दो आप लोग, यहाँ पर में लिख दीजिए आंसर ताकि आपको याद हो जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? 67वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, खुफिया रेडियो। ठीक है, तो खुफिया रेडियो चला रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 के अंदर में, और खुफिया रेडियो चलाया था श्रीमती उषा मेहता जी ने। ठीक है, श्रीमती उषा मेहता। राम मनोहर लोहिया ने भी उनकी मदद की थी। लोहिया जी जो है फ्रेंड्स ये समाजवादी विचारधारा के थे। आज बिहार के अंदर में जितनी भी पार्टीज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती है। राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा से हमेशा जुड़े रहे अंत तक, अपने जीवन के आखिरी समय तक। राम मनोहर लोहिया, ठीक है, समाजवादी विचारधारा से। तो उन्होंने भी फ्रेंड्स यहाँ पर में श्रीमती उषा मेहता की मदद की थी उस समय में सीक्रेट रेडियो चलाने में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीमती उषा मेहता की हेल्प किसने की थी, तो राम मनोहर लोहिया ने। उसके बाद में फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन 1992 की अनुसार, ठीक है, कितने विषयों का पंचायती प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? पंचायतों के नियंत्रण में कितने अधिकार है? तो सबसे पहली बात, 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी वाली अनुसूची है? 11वें नंबर की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। उसका आर्टिकल क्या है 11वें नंबर की अनुसूची का? 243G। ठीक है, कितने विषयों को प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? तो 29 रखा गया है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके जरिए 12वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई है आप लोगों की अनुसूची। ठीक है, और इसके अंदर में 12th नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसके अंदर में आप लोगों का क्या है? ठीक है, 18 काम जो है उनको रखा गया है, 18 विषयों को। ठीक है, 12वें नंबर की अनुसूची में। तो दोनों पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं, 11वें में 29, 12वें में 18। ये लिख दो आप लोग एक बार, 11वें में 29, 12वें में 18। सभी लोग लिख देंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में। ठीक है, 11वें में 11th नंबर की अनुसूची में 29 विषय है पंचायत में, पंचायत। और 12वें नंबर की जो अनुसूची है आप लोगों की, 12th नंबर की जो अनुसूची है, ये आप लोगों की म्युनिसिपैलिटी जो है आप लोगों की, जिसको नगर पालिका भी आप लोग कहते हैं, नगर पालिका, या फिर जो स्थानीय निकाय है, शहरी स्थानीय निकाय, उसमें 18 विषय है आपके। ठीक है, देखिए टीआरई 2.0 के अंदर में क्वेश्चन आया, 11वीं अनुसूची जो है संविधान की, उसमें कितने काम हैं? जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोगों के, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से कर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बाकी जितने भी लोग हैं फ्रेंड, जो लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर कोर्स में जुड़ते हो तो कोर्स में आपको रिवीजन वाली बैच फ्री रहेंगी। अगर आप अलग से रिवीजन बैच लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन जो बच्चे कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको अलग से रिवीजन बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन बैच अलग से कोई भी जो बच्चा पेड में है वो परचेस ना करे। 29th सब्जेक्ट है, ठीक है, किसके अंदर में? 11वें के अंदर में। 18 किसके अंदर में, ये बताओ मुझे। ठीक है, इसका आंसर तो ए हो गया आप लोगों का। 18 किसके अंदर में है, कौन से नंबर की अनुसूची में, ये आंसर करो। 18 लिखो और उसके बाद में सामने में लिखो उसके, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ही ना हो जाए। 18 और डैश लगा के लिखो क्या है आप लोगों का। बिल्कुल रोशनी वर्मा जी, वेरी गुड। लाइव विथ राशु जी, देखिए होता तो है क्लासेस आपकी, ठीक है, मैथ्स की भी क्लास हो रही है, साइंस की भी क्लास हो रही है आपकी। ठीक है, आप
जैसे यूट्यूब के ऊपर में भी काफ़ी सारी क्लासेस हो रही है, वो भी आप कर सकते हो। तो आंसर 18 आप लोगों ने लगा दिया फ्रेंड्स, ठीक है, 12वें नंबर की अनुसूची में, बिल्कुल। नाउ फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बुद्धिस्ट जो आपकी काउंसिल्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। थैंक यू वंदना। सामिया कास्मी जी बिल्कुल ऐड कर चुके ऑलरेडी। आंसर आप लोगों ने कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जो पहली बुद्धिस्ट परिषद है आपकी बौद्धिस्ट काउंसिल, वो हुई थी आप लोगों की, ठीक है, राजगीर के अंदर में। सेकंड वाली जो है आप लोगों की ये हुई थी वैशाली में, ठीक है। थर्ड वाली पाटलिपुत्र में, और चौथी वाली कुंडलबन या कुंडलवन के अंदर में, कश्मीर में। तो बी ए डी सी ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, तो आप लोगों ने ऐसे आंसर लगा दिया, सिंपल सी बात है, BADC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? अभी आप लोगों ने देख लिया, तो बताइए कि कौन सी वाली बौद्ध परिषद थी जो बिहार में आयोजित नहीं हुई थी? बताइए पूजा सिंह जी, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, ठीक है। बिहार में आयोजित नहीं हुई थी, कौन सी वाली बौद्ध परिषद है? तो आपकी जो चौथी वाली बौद्ध परिषद है ये हुई थी कुंडलवन में, कुंडलवन, ठीक है, कश्मीर में, कश्मीर में कनिष्क ने इसको आयोजित कराया था। तो चौथी वाली बौद्ध परिषद बिहार में नहीं हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये बिहार में आयोजित हुई थी, चौथी वाली नहीं हुई थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी के अनुसार, ठीक है, 2011 की अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था ये बताइए आप लोग यहाँ पर। में अगर मैं बिहार में बाल लिंग अनुपात की बात करूं और नॉर्मल लिंग अनुपात की बात करूं तो उसमें कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना है। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें पूरा ओवरऑल नॉर्मल में, ठीक है, तो वो है आप लोगों का हर 1000 के मुकाबले में 918, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 918 लड़कियां है। लेकिन अगर मैं बाल लिंग अनुपात की बात करूं तो इसमें इसका मतलब होता है आपका 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं ना उनकी बात हो रही है, 0 से 6 साल। तो हर 1000 छोटे बच्चों के मुकाबले में कितनी बच्चियां है ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो 935 बच्चियां है, ठीक है, छोटे बच्चों की 0 से 6 साल तक की। इससे आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है कि फ्यूचर में क्या लिंग अनुपात हो सकता है। शिशु जो है ना आप लोगों का लिंग अनुपात या बाल लिंग अनुपात गिनने का मकसद ही यही होता है कि आगे में क्या होने वाला है वो पता चले। तो 918 से तो आप तरक्की पे हो ही कम से कम, है ना, आगे बढ़ रही है चीजें। इसके अलावा एक और चीज मैंने बताया था आप लोगों को कि किसकी 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 जो है किसका किसका बेटा है, ठीक है, आपकी जिनकी भी शादी हो चुकी है, जिनका बेटा है, अभी से बहू ढूंढना स्टार्ट कर दो, आगे में जाकर आपको मिलने नहीं वाली। पहले ही लड़कियों की देखो कमी है यहाँ पर में, 65 का जो है अभी फिलहाल में लैग चल रहा है, ठीक है। तो जिनकी जिनकी बेटियां है वो खुश रहो, मस्त है कि आप जो है सरप्लस में रहोगे, ठीक है, मतलब आप डेफिशिएंसी में रहोगे, डिमांड में रहोगे। और यहाँ पर में आप देखिए जो लड़के हैं, जिनके भी पास में लड़के हैं, जिनके बेटे हैं, अभी से बहू ढूंढना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तब जाके कहीं तो भी तुमको मिलेंगी आगे में जाकर बहू, आगे जाकर, ठीक है। चलो, तो बेटी होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितना बेटियां अपने माता पिता या पिता के लिए स्पेशली जो होती है ना, जो सोचती है, एक बेटा वो लेवल पे नहीं सोच सकता। ऐसा नहीं कि बेटा नहीं करता, बट जो बेटी होती है ना कि पापा आ गए, पापा कर रहे, पापा, वो एक बेटा कभी नहीं कर सकता, ठीक है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का, आंसर बताइए आप लोग। देखिए बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? देखिए यहाँ पर मैं बात हो रही है प्रदेश की, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है और फिर भी कई सारे बच्चे जो है वो गलत आंसर लगा के आते हैं, ठीक है। आपसे बात हो रही है यहाँ पर बिहार कब बना था, ना कि आप लोगों से बात हो रही है कि आपका जो है ये कब बना था आप लोगों का, ठीक है ना। ये बात नहीं हो रही है कि जो है बिहार एंड उड़ीसा कब बना था आप लोगों का, है ना। तो आंसर यहाँ पर में आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर में आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। 1936 में बिहार एंड उड़ीसा जो है आप लोगों का 1936 तक इसका नाम बिहार एंड उड़ीसा था और इसका नाम पड़ा आप लोगों का बिहार
1936 के अंदर में। यहां पर में बिहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बिहार एंड उड़ीसा कहता, बिहार एंड उड़ीसा कहता आप लोगों से, तो आप लोग आंसर लगाते 1912 में, ठीक है। लेकिन केवल बिहार बोला जाए, बिहार कब बना और उड़ीसा अलग कब बना, उड़ीसा, ठीक है, पहले उड़ीसा ऐसा लिखते थे, ठीक है, तो ये कब बना, तो ये 1936, 1 अप्रैल 1936 को, और ये भी 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। ये क्वेश्चन बाद में आया भी था आप लोगों के, और भी बाद में, ठीक है, 20, 21 ऐसे एग्जाम्स के अंदर में भी आप लोगों से पूछा गया बाद में, तो उसको याद रखना आप लोगों ने कि 1936 में बेसिकली ये बना था आप लोगों का, ठीक है। 1936 के अंदर में बिहार कब आया आप लोगों का, ठीक है। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आप लोगों का बीपीएससी 2016 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, जो लखनऊ में हुई थी 1936 में, उसकी, ठीक है, जल्दी बताइए। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, और जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके तो देखिए फ्रेंड्स 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन हुआ था पहला, और उसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष। और अगर आप लोगों से बोला जाए कि सचिव कौन थे, सचिव, तो सचिव थे एनजी रंगा, ठीक है, एनजी रंगा सचिव थे उसके, ठीक है। चलिए, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो है लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का, उसके अध्यक्ष थे, उसके संस्थापक भी थे। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, देखिए राष्ट्रीय योजना समिति जो है ये आज़ादी के पहले बनी थी आप लोगों की, और ये बनाई गई थी 1938 के अंदर में। 1938 में ये बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस, ठीक है, ताकि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो उसके बाद में कैसी हमारी योजना रहेंगी, क्या हम लोग करेंगे हमारे देश का, कैसे अधिकार देंगे वगैरह वगैरह, ये डिसाइड करने के लिए। 1938 का जो अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था, इस समिति का गठन किया, और इस समिति की अध्यक्षता उन्होंने किसको दे दी थी, इस समिति की अध्यक्षता वो उन्होंने अपने बहुत अच्छे मित्र जवाहरलाल नेहरू को दे दी थी। उनको भरोसा था कि जवाहरलाल जो है एक सुलझे हुए आदमी है, ठीक है, समाजवादी विचारधारा के हैं, और सबका गरीबों का कल्याण और पिछड़े से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको भी कैसे योजना के अंदर में शामिल किया जा सकता है उसके बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो सुभाष चंद्र बोस उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया था राष्ट्रीय योजना समिति का। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, ओके, कि 1938 में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, उन्होंने इस कमेटी का गठन किया। बट आपसे यहां पर में अगर ये पूछा जाता कि इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू आंसर होता। यहां बोला गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्थापना जो है फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस ने की थी, अध्यक्ष बना दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने। तो आंसर इसका आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझो फिर से इस बात को। 1938 में अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, उन्होंने इस समिति का गठन किया और आपको अध्यक्षता दे दी। अरे इसको सिंपल से एग्जांपल से समझो, आपके मम्मी है, ठीक है, आपके मम्मी ने जो है क्या किया, आपके लिए एक सुंदर सी जो है कन्या देखी, ठीक है, या लड़का देखा, जो भी है आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए देखा, वर वधू जो भी है, आपके लिए शादी का इंतजाम किया और आपको दूल्हा या दुल्हन बना के बिठा दिया, ठीक है। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि आपने ढूंढा अपने लिए, ढूंढा या अरेंजमेंट जो है वो किसने किया, पूरा का पूरा आपके मम्मी पापा ने किया, ठीक है, क्योंकि आपके मम्मी पापा उस समय में सक्षम थे उसने। तो यहाँ पर में वही है कि अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इसका गठन किया था। तो स्थापना पूछा है ना यहाँ पर में, सेटअप किसने किया था, तो सेटअप किया था उस समय के अध्यक्ष ने, सुभाष चंद्र बोस ने, और अध्यक्षता किसको दे दी थी, जवाहरलाल नेहरू को। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था एक दूसरे को एग्जाम के अंदर में कि राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था जवाहरलाल नेहरू को। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन, टीआरई 1.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, लीजिए। शिखा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से हर कोई बच्चा आंसर लगाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।
2774 लाइक्स हो चुके, जल्दी से 3000 के पार पहुंचाना है आप सभी लोगों ने। देखिए तो अब यहां पर मैं क्या बोल रहा है, 1938 में जो राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, और आपका टीआरई 1 के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऐसे है ये आपका पॉइंट। आई होप अब यहां पर मैं सभी को क्लियर हो चुका होगा सारा का सारा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्लानिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था। आपको मैंने बार बार एक चीज बताई है, ठीक है, थोड़े दिन पहले अभी जब सपनों वाली क्लास हो रही थी हमारी, उसके अंदर में भी मैंने जब सारे मंत्रियों के नाम आपको बताए थे उसमें भी बताया था, और कई बार यूट्यूब पे भी बताया मैंने आपको कि भाई उनका नाम ही ना ऐसा लगता है कि यार कितने जो है मजदूरी उन्होंने की होंगी करके। जगजीवन राम, पूरा जीवन जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं अपना जगजीवन राम जी, ठीक है। तो मजदूर विभाग या श्रम विभाग, मजदूरी विभाग, लेबर मिनिस्टर इन्हीं को बनाया गया था, जगजीवन राम को, बाबू जगजीवन राम। और इन्होंने इतनी मजदूरी की इतना समझ लीजिए आप कि सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने का इन्हीं के पास में सौभाग्य प्राप्त है। तो अगर आप लोगों से कभी पूछ ले भारत सरकार में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मंत्री कौन रहा है, तो सबसे लंबे समय तक मंत्री रहे ये आपके, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बाबू जगजीवन राम। करीब करीब जो है वो 32, ठीक है, 32 साल तक ये मंत्री रहे। और इनकी जो बेटी थी मीरा कुमार, वो भारत के अंदर में लोकसभा की पहली अध्यक्षा भी बनी थी, या जिसको स्पीकर आप लोग कहते हो। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना कि पहली स्पीकर बनी थी, ठीक है, बाबू जगजीवन राम। 32 साल तक भारत सरकार के अंदर में मंत्री रहे, 32 साल तक। एक बार इनको ऑफर भी आया था जब 1937 के अंदर में चुनाव हुए थे, तो बिहार में जब मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी थी ना, पहले प्रीमियर बने थे वो, तो उनको ऑफर आया था कांग्रेस छोड़ के आ जाओ करके, आपको यहाँ बना देते। जो लालची लोग होते वो चले जाते छोड़ के इधर उधर, तो ये नहीं गए थे। फिर बाद में देखिए उनको बाद में फल मिला कि कांग्रेस में 32 साल तक फिर ये रहे, और उनके बच्चों को भी फल मिला कि भाई बच्ची उनकी लोकसभा की स्पीकर बनी कांग्रेस से। फिर बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने शुरू की थी। महलवाड़ी बंगाल के अंदर में नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये याद रखना है, बंगाल के, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, यहाँ उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है वहां पर मैं आप लोगों का, तो ये क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा करेक्शन आप लोगों ने करना था। महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पर में हुई थी आपकी परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी व्यवस्था, यहाँ पर में हुई थी रेवतवारी व्यवस्था दक्षिण भारत में। तो बंगाल के अंदर में जमींदारी व्यवस्था थी, और बंगाल के उत्तर पश्चिम में इधर साइड के अंदर में पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया था ना इधर में, वहां पर में आपकी हुई थी महलवाड़ी व्यवस्था। महल का मतलब भी होता है गांव, तो गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी कि टैक्स वसूल करके लेकर आया जाए। हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक अधिकारी थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। हॉल्ट मैकेंजी ने जो है फ्रेंड्स ये शुरू किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, हॉल्ट मैकेंजी। तो इसको याद रख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये डायरेक्टली ये पॉइंट, हॉल्ट मैकेंजी, तो इसको याद रख लेना आप लोगों ने, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो महलवाड़ी सेटलमेंट कहाँ पर में शुरू हुआ था, आप लोग यहाँ पर मैं मैप में देख लीजिए, इधर में ये उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है बंगाल बिहार उड़ीसा से उत्तर पश्चिम में जाओगे यहाँ पर में, इधर में तो परमानेंट सेटलमेंट था जिसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, जमींदारी, क्योंकि जमींदार टैक्स लिया करते थे यहाँ से। यहाँ था रेवतवारी सेटलमेंट, रेवत का मतलब भी होता है किसान, डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था। और महलवारी में, महल मतलब जो गाँव को महल बोलते थे वो लोग, जहाँ से टैक्स वसूल किया जाता था। तो महलवारी सेटलमेंट जो है वो आप लोगों का ये याद रख लेना आप लोगों ने, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर में था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक जिलों से लगती है, ठीक है, सबसे अधिक जिलों से लगती है। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है, और एग्जामिनर ने कंफर्म किया है उस क्वेश्चन को, तो इसी वजह से आप लोगों का आंसर अब आप लोगों ने सही से लगाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो उसको कंफर्म भी कर लिया गया। तो जब कॉमन बॉर्डर भी आप लोगों को यहाँ पर में देख लिया जाए, ठीक है, तो पहली बात तो 3 राज्यों के साथ में बॉर्डर लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ में। यहाँ बोला है सबसे ज्यादा कौन से राज्य के साथ में सीमा लगती है बिहार की, सबसे ज्यादा। और एग्जामिनर का क्वेश्चन है, आंसर की के अंदर में आंसर आया आप लोगों का, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ में 8 जिलों की लगती है, और झारखंड के साथ में भी 8 जिलों की लगती है, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर में पूरी लिस्ट है आप लोगों की, उत्तर प्रदेश के साथ में 8 कौन से जिले हैं, और झारखंड के साथ में कौन से 8 जिले। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना। पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो आंसर इसका आप लोगों का हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि आंसर 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, तो 8 सबसे ज्यादा लगती है, 8 तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर होगा आपका। तो इस तरीके से भी आप लोगों को याद होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना, ठीक है, 1936 में की थी, ठीक है,
इसकी स्थापना इन्होंने, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन। आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स ये वही व्यक्ति है जिन्होंने जो है हमारे भारत के संविधान लेखन के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के पहले कानून मंत्री रह चुके हैं, मूक नायक नाम का अखबार इन्होंने निकाला था, ठीक है। और गांधी जी के साथ में इन्होंने पूना समझौते के ऊपर में हस्ताक्षर किए थे। हिंदू कोड बिल लाने वाले जो हिंदू कोड बिल लाने वाले जो व्यक्ति थे भारत के अंदर में, इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने हिंदू कोड बिल 1948 के अंदर में, वो भी यही थे। तो बाबा साहेब आम्बेडकर की बात हो रही है यहाँ पर में, ठीक है। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने चलाया था ताकि मंदिर के अंदर में प्रवेश जो है वो जो अछूत जिनको माना जाता है उन लोगों को प्रवेश दिया जाए। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी 1936 में। बाद में जो है इसका नाम उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे पहले कानून मंत्री भारत के। ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे भारत के अंदर में ये। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, टीआरई 1 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका। आपसे कहा जा रहा है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी, और ये क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारे बार कर चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। 2950 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से 3000 का आंकड़ा पार करना है आप सभी लोगों ने मिलकर। ओके तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी फ्रेंड 2010 के अंदर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ठीक है। एनजीटी की स्थापना जो है आप लोगों के लिए एक एक्ट पास किया गया था, एनजीटी एक्ट 2010, जिसके जरिए 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी बनाया गया आप लोगों का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जितना भी हमारे भारत के अंदर में पर्यावरण से रिलेटेड मामले होते हैं उनको देखता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी कृत्य होता है, कोई भी काम होता है, तो आप कोर्ट में ना जाकर, जो नॉर्मल हमारी कोर्ट होती है उसमें ना जाए, आप लोग कहां पर में जाए, ठीक है। आप लोग जाए फ्रेंड्स एनजीटी के अंदर में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। इससे क्या होगा कि मामला जल्दी निपटेगा, तो पर्यावरण को जल्दी बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कोर्ट में जाओगे तो दो नुकसान है। एक तो है ये है कि कोर्ट के ऊपर में प्रेशर पड़ता है, और दूसरा ये है कि वो मामला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो एनजीटी की स्थापना, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका केवीएस 2021, ये केवीएस जो आपका फरवरी में हुआ था 2023 के अंदर में, केवीएस, ठीक है, 2023 के अंदर में, इसमें भी पूछा गया था एक ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में कि एनजीटी की स्थापना कौन से साल हुई थी, 2010 के अंदर में, ठीक है। ऐसे इसको याद रख लेंगे आप सभी लोग, तो आप लोगों का फायदा रहेगा, आप लोग 90 समय तक इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपको याद रखना है, ये आपके बिहार स्टेट बोर्ड की बुक में भी दिया हुआ है। टोडा जनजाति कहाँ पर में रहती है, ठीक है। तो टोडा ट्राइब कहाँ रहती है, बीपीएससी एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में, हिमालयन रीजन में नहीं। टोडा जनजाति मैं आपको बता दूं फ्रेंड दक्षिण भारत में रहती है, ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर में नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, तमिलनाडु के अंदर में नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो इस इलाके में आपको टोडा जनजाति मिलेंगी। हजारों सालों से यहाँ पर में ये जनजाति रह रही है, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर में, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग कि दक्षिण में यहाँ पर में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर में टोडा जनजाति रहती है हजारों सालों से नीलगिरी पहाड़ियों में तमिलनाडु में। तो इसको स्पेशली याद रखिए आप, टोडा जनजाति का कई बार एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, टोडा जनजाति वाला, है ना। चलिए बाकी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो लोग रिवीजन बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो रिवीजन बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर में आप लोगों का आप लोग इस नंबर पे 7611101101 या 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अगर टीआरई 3.0 या 4.0 जो भी आप बैच लेना चाहते हो, आप लोग जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जा सकते हो, ठीक है। आपको रिवीजन बैच जो है दोनों में फ्री मिल जाएंगी, 4.0 और 3.0 दोनों के अंदर में। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लोग लंबे समय तक, ठीक है, को जो है कोर्स का आनंद ले सके। तो जो भी बच्चे 4.0 कर रहे हैं वो 4.0 ले सकते हो, उसमें रिवीजन बैच आप लोगों को मिल ही जाएंगी, ठीक है। या फिर 3.0 लेना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट अभी से ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ओके चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिलते हैं, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, उनको हम लोग यहाँ पर में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं बहुत सारे और भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाता रहूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए। कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग पढ़ना चाहते हो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।